गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 25 मई और 25 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और डिटेल वाइज हम डिस्कस करते हैं ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए तो हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकें। साथ ही साथ डिटेल में डिस्कस करने के बाद एंड में एक राष्ट्रीय संगठन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पर्पस के लिए। वहाँ से हम उसकी स्थापना, उसका मुख्यालय, वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है, साथ ही साथ कौन उसके संस्थापक रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट बन जाती है तो एंड तक जरूर देखा करें। कुछ जो पॉइंट्स हैं जैसे राज्यों के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो उनकी राजधानी हो गई, मुख्यमंत्री हो गई या फिर राज्यपाल हो गए, तो इनको आपको याद करना कंपलसरी है क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाता है तो आपको आसानी रहेगी वहाँ पे क्वेश्चन करने में। क्योंकि आपने देखा होगा आरआरसी ग्रुप डी हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी हो, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मुख्यमंत्री राज्यपाल से जरूर बनता है। और अभी ये पैटर्न भी बन गया है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल से क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम्स के अंदर। तो आपको पहले से कंप्लीट करना है ये टॉपिक क्योंकि एग्जाम टाइम से पहले आपको बर्डन ना रहे सारी चीज़ें याद करने का, तो इसलिए पहले से तैयारी करके आप रखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलता है अगर आप सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करेंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है? तो बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन 20 का सही है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लगाएं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे और काफ़ी कंफ्यूजिंग होंगे, इसलिए आप साथ के साथ कवर करते चलें। बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है मध्य प्रदेश में। अब इसके में क्या होगा, तो आपने देखा होगा कि प्रवासी जो मजदूर हैं वो अनेक राज्यों में घूम रहे हैं, तो वहाँ पर उनका कोरोना टेस्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ से क्या पता लगाया जाएगा उनका टेम्परेचर, और जिसका टेम्परेचर बढ़ा होगा उसको क्वारंटाइन किया जाएगा, फिर उसका टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा जो टेस्टिंग किट है कोविड की वो इतनी पर्याप्त नहीं है भारत के पास कि पूरे 130 करोड़ भारतीयों की टेस्टिंग की जा सके। लेकिन हमारे पास जो थर्मल डिटेक्टर है जिससे हम टेम्परेचर नाप सकते हैं, उसके माध्यम से हम एक दिन के अंदर लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों के थर्मल एक्सप्रेशन देख सकते हैं। तो उसमें पता लगाया जाएगा कि किस व्यक्ति का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, फिर उस व्यक्ति को क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर उसमें सिम्टम्स होंगे कोरोना वायरस के तो फिर उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। तो ये स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा योजनाएं या तो उत्तर प्रदेश में लागू हुई हैं या फिर मध्य प्रदेश में लागू हुई हैं। दोनों इंपॉर्टेंट बनती हैं, इसलिए दोनों के बारे में आप डिटेल में पढ़ कर जाएं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 5 योजनाएं और स्टार्ट की गई थी जिसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश की एक योजना थी सबको मिलेगा रोजगार पहल, जो कहाँ स्टार्ट की गई थी मध्य प्रदेश में। और इस पहल में क्या था कि जो भी प्रवासी भारतीय मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो मनरेगा के तहत उनका एक जॉब कार्ड बनाया जाएगा और उनको वहाँ पर जॉब प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा था चरण पादुका पहल, जो मजदूर हैं जिनके पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं है तो उनको चप्पल भी प्रोवाइड की जाएगी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। उसके बाद विद्यार्थियों के लिए कौन सा ऐप है, टॉप पेरेंट ऐप। खासकर विद्यार्थियों की जो शिक्षा है उसके बारे में जितने ऐप चालू किए गए हैं वो सारे के सारे आप कवर करके चलें, एग्जाम में पूछ सकता है। तो टॉप पेरेंट ऐप स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश की सरकार ने। उसके बाद जीवन शक्ति योजना। तो जीवन शक्ति योजना में क्या था कि जो शहरी महिलाएं हैं वो मास्क बनाएंगी अपने घर पर और उनको सरकार एक मास्क के 11 रुपये देगी। इससे क्या होगा, उनका रोजगार भी चल सकेगा और जो आर्थिक प्रॉब्लम आ रही है उनको, जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ रही है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। उसके बाद था जीवन अमृत योजना। तो जीवन अमृत योजना में क्या था, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, व्यक्ति के शरीर में इम्यूनिटी घटाता है कोरोना वायरस, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना स्टार्ट की गई थी। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बुखार क्लिनिक। ये 6 योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजनाएं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री संबल योजना भी स्टार्ट की गई थी
जन कल्याण संबल योजना जो शिवराज सिंह चौहान के पहले जब कार्यकाल था उसमें स्टार्ट की गई थी, जब कमलनाथ की सरकार बनी तो उसको बंद कर दिया था, लेकिन फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी है तो फिर से उसको चालू किया गया है, तो इसको भी आप याद रखें। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या मिलेगी आपको? भोपाल। और भोपाल से आपको एक या दो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हर शिफ्ट में जरूर मिल सकता है। एक तो त्योहार का क्वेश्चन मिल सकता है जो कल की वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, तो कल की वीडियो जरूर देखें आप। मध्य प्रदेश के त्योहार हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था नर्मदा महोत्सव, तानसेन महोत्सव, और इस टाइप के जितने भी महोत्सव थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था उसमें? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था खजुराहो महोत्सव, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि खजुराहो के जो मंदिर हैं वो कहाँ स्थित हैं, तो खजुराहो मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मध्य प्रदेश से कि खजुराहो मंदिर तो मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफा स्थित है वो भी मध्य प्रदेश में। उसका टाइम पूछ लिया था प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी में। तो एक चीज़ आप याद रखें कि अगर फिर से पूछ ले तो भीमबेटका की गुफा वो लगभग 30,000 साल पुरानी है। ये फिगर क्या होते हैं कि आपको आरआरबी एनटीपीसी के ही याद करने पड़ते हैं। अगर आप नेट से पढ़ेंगे और अगर ये 25,000 साल पुराना हुआ और आरआरबी एनटीपीसी का 30,000 साल पुराना हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो जो आरआरबी एनटीपीसी का फिगर है आप इसको याद करें कि भीमबेटका की गुफा कितनी पुरानी है? 30,000 साल पुरानी है। तो ये हुई बात मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गलती से भी कमलनाथ ना कर दें, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है और गलती हो जाती है। शिवराज सिंह चौहान है वहाँ के मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। इनका नाम आप याद रखें। हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट लगाएं इस क्वेश्चन पे, क्योंकि हाल ही में अगर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ तो इसी साल के 2020 में जो ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर साल लिस्ट निकलती है और जिस साल एग्जाम होगा उस साल की जो लिस्ट होगी वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। क्योंकि ऐसी लिस्ट पहले भी निकली थी 2019 में, तब सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला थी सेरेना विलियम्स। लेकिन अगर क्वेश्चन 2020 में बनेगा तो आपको 2020 वाला लिस्ट आपको याद रखनी है। तो अभी जो 2020 में है सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट है नाओमी ओसाका। इनका नाम आप याद रखें। कहाँ की है ये? जापान की हैं। जापान की हैं नाओमी ओसाका। ऑप्शन बी सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला हैं 2019 में कौन थी? सेरेना विलियम्स। उनको पीछे छोड़ा है नाओमी ओसाका ने। आपने देखा होगा टेनिस की खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका, और जितने भी ग्रैंड स्लैम्स होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम हो गया, विम्बलडन हो गया, तो उसमें ये भी पार्टिसिपेट करती हैं और कई बार इनको भी पदक मिल चुका है। तो ये हैं जापान की। जापान के बारे में आप 3 फैक्ट्स याद रखें। जापान की राजधानी क्या मिलेगी आपको? टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री कौन मिलेंगे आपको? शिंजो आबे। जापान की मुद्रा क्या मिलेगी आपको? जापान की मुद्रा मिलेगी आपको येन। एग्जाम में पूछा जाता है जापान की मुद्रा के बारे में। साथ ही साथ जापान की संसद को क्या बोला जाता है? तो संसद को बोला जाता है डाइट। वो भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लें। हाल ही में मोहित बघेल का निधन हुआ, वे कौन थे? कल सोशल मीडिया पे चल रहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निधन से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता होगा रेलवे हो या फिर एसएससी हो, निधन से रिलेटेड हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो मोहित बघेल आपने देखा होगा, रेडी मूवी में काम करा इन्होंने। रेडी मूवी में काम कर चुके हैं और उम्र कितनी थी? 26 साल। 26 साल के थे ये, 26 वर्ष के। और कैसे मृत्यु हुई है? मृत्यु हुई है कैंसर से। तो ये कौन थे? एक अभिनेता थे। इनका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है मोहित बघेल का नाम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी खेल परिसरों और स्टेडियम को खोलने की अनुमति दी है? तो हरियाणा की सरकार ऐसी है जिसने सभी खेल परिसरों और स्टेडियम को खोलने की अनुमति दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पहला ऐसा काम है लॉकडाउन के बाद जो हरियाणा सरकार उठा रही है कि उसने सभी खेल परिसर और स्टेडियम को खोल दिया है। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी क्या मिलेगी आपको? चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है? सम्मिलित रूप से चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन मिलेंगे आपको? मनोहर लाल खट्टर।
और गवर्नर कौन मिलेंगे, तो गवर्नर मिलेंगे आपको सत्यदेव नारायण आर्य, इनका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। हरियाणा से आपको एक चीज़ याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, किसी ना किसी विद्यार्थी के शिफ्ट में पूछ सकता है कि सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है सूरजकुंड मेला, यह आयोजित किया जाता है हरियाणा में। और हरियाणा में भी अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ ले, राज्य के डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो आपको क्या याद करना है, फरीदाबाद याद करना है आपको। फरीदाबाद एक जिला है हरियाणा का, वहाँ पर है सूरजकुंड मेला, सबसे बड़ा मेला लगता है, इस चीज़ को आप याद रखें। ये तो हुआ सूरजकुंड मेले के बारे में बात। हरियाणा से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था, और कितने दिन चला था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कितने दिन चला था महाभारत का युद्ध, तो ये चला था 18 दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने हैं, जो सारे के सारे आरआरबी एनटीपीसी में आए हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस कर रहे हैं। 18 दिन चला था महाभारत का युद्ध, कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। और इस वाले क्वेश्चन का कि सभी खेल परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति दी है हरियाणा सरकार ने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है, तो ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है पतंजलि ने। आपने देखा होगा मोदी जी ने जब कुछ दिन पहले अभिभाषण दिया था तो उसमें क्या बताया था कि भारत को आत्मनिर्भर बनना है और स्वदेशी जो वस्तुएं हैं या फिर सामान है उसका उपयोग करना है। तो उसके बाद से पतंजलि ने ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है, और क्योंकि स्वदेशी अपनाना है और पतंजलि स्वदेशी का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है भारत के अंदर, तो इसलिए इन्होंने ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है ऑर्डर मी। नाम याद करना इंपॉर्टेंट रहेगा। पतंजलि की स्थापना कब हुई थी, पतंजलि की स्थापना हुई थी 2006 में। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको इसका, हरिद्वार में। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन हो जाता है हरिद्वार में और उत्तराखंड के कोई किसी राज्य में। संस्थापक कौन है, तो संस्थापक रामदेव भी हैं और आचार्य बालकृष्ण है। अगर रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों अगर ऑप्शन में दे दें तो आपको आचार्य बालकृष्ण का नाम ऑप्शन में लगाना है, क्योंकि आचार्य बालकृष्ण इसके एक्चुअल फाउंडर हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, याद रखें। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता कौन बना है, तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता बना है अपना देश भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। और पहला देश कौन सा है, पहला देश है चाइना। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें कि पीपी किट का निर्माता सबसे पहला चाइना है, लेकिन जो किट की आप देखेंगे एक अच्छी क्वालिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भारत की किट की प्रोवाइड करवाई जाती है। पीपी किट का नाम इंपॉर्टेंट है, पीपी किट की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। पीपी किट की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि कॉमन एब्रीविएशन में जो फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आएगा वो आरआरबी एनटीपीसी में एक पर्टिकुलर टॉपिक दे रखा है, तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कंपलसरी है वहां पे पूछना। तो पीपी किट की फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी किट की फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट रहेगी, याद रखें, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। तो दूसरा सबसे बड़ा पीपी किट निर्माता कौन है, अपना देश भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन 20 का सही होगा। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को 15,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है, तो 15,000 करोड़ रुपए के ऋण देने की घोषणा की है एक्जिम बैंक को। एक्जिम बैंक को 15,000 करोड़ रुपए के ऋण देने की घोषणा की है आरबीआई ने। अब एक्जिम बैंक इंपॉर्टेंट है, एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1982 में 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1982 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर है मुंबई में। साथ ही साथ सीईओ का नाम आप याद रखें, सीईओ का नाम है डेविड रस्कीना, डेविड रस्कीना। आरबीआई की बात हो रही है तो आरबीआई को हमने कल भी डिस्कस किया था, और आरबीआई एग्जाम के पर्पज से सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी मैंने पेपर देखे हैं 2016 एनटीपीसी के, वहाँ पर हर शिफ्ट में आरबीआई से घुमा घुमा कर एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो हम सारे के सारे क्वेश्चन याद कर लेते हैं।
आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। ये याद रखें, गलती से मुंबई ना कर दें मुख्यालय में, कोलकाता में उसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। स्थापना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीयकरण। क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और आपको क्या याद रहेगा? स्थापना याद रहेगी, लेकिन वो क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रीयकरण से पूछेगा। तो आपको राष्ट्रीयकरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय मुंबई में है। पहले गवर्नर कौन है? तो पहले गवर्नर, आज़ादी से पूर्व स्थापना हुई थी तो पहले गवर्नर कौन बने थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। 1935 से 1937 तक इनका कार्यकाल था, ऑसबॉर्न स्मिथ का। उसके बाद आज़ादी के टाइम पर या आज़ादी के पश्चात जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? सीडी देशमुख। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1943 से 1949 तक। तो आज़ादी के समय जो गवर्नर थे आरबीआई के वो कौन थे? सीडी देशमुख। वर्तमान में गवर्नर कौन है? वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। इनका नंबर कौन सा है? तो ये 25वें नंबर के आरबीआई गवर्नर हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछता है एग्जाम में कि 1 रुपए के सिक्के पर या फिर 2 रुपए के सिक्के पर किसके हस्ताक्षर किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं वित्त मंत्रालय के सेक्रेटरी के हस्ताक्षर किए जाते हैं। और जो नोट होते हैं, जैसे 2 का नोट हो गया, 5 का नोट हो गया, 10 का नोट हो गया, तो उसके ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो उसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं आरबीआई के गवर्नर के। इस चीज को आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नोट होता है हमारे पास, उसके पीछे आप देखेंगे कि भाषाएं लिखी होती हैं अलग अलग भाषाओं में। तो अगर उसमें से हिंदी और इंग्लिश को हटा दें तो टोटल कितनी लैंग्वेज है? 15 लैंग्वेज है। और अगर दोनों को सम्मिलित कर लें तो टोटल लैंग्वेज कितनी है? 17 लैंग्वेज है। तो वहाँ पर ऑप्शन में दिया गया होगा कि बताइए नोट के पीछे जितनी भाषाएं लिखी हैं उन कितनी भाषाएं लिखी हैं अगर आप हिंदी और इंग्लिश को हटा दें तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है। अगर हटा दें तो 15 भाषाएं हैं और अगर सम्मिलित कर लें तो 17 भाषाएं हैं। ये चीज़ भी आप साथ के साथ याद रखें। हाल ही में किस देश ने अपनी सीनेट में स्टॉक एक्सचेंज से चीनी फर्मों का हटाने का बिल पारित किया है? आपको पता होगा अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो अमेरिका और चाइना में कोल्ड वॉर होने की संभावना बिल्कुल 99% बन चुकी है। तो अभी क्या हुआ? अमेरिका की सीनेट, जैसे अपनी क्या होती है पार्लियामेंट, और अपनी पार्लियामेंट का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। जिस तरह से अपनी राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है, उसी तरह ब्रिटेन में क्या होता है? हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में एक पूरी की पूरी सीनेट बनी होती है। तो वो सीनेट में स्टॉक एक्सचेंज से चीनी फर्मों को हटाने का बिल पास किया गया है। जो वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है, अगर वहाँ पर किसी चीनी फर्म ने इन्वेस्ट किया है तो उसको हटाने का निर्णय लिया है वहाँ की सीनेट में। तो अमेरिका का नाम इम्पोर्टेंट बन रहा है वर्तमान में, याद रखें। अमेरिका की राजधानी क्या मिलेगी आपको? वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी में आपको 3 अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मिलेंगे। एक मिलेगा नासा का, जिसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जाएगी और आपकी किस्मत होगी कि वो फुल फॉर्म आपके शिफ्ट में बन सके, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं, एक नंबर आप आसानी से पा सकेंगे। दूसरा आईएमएफ का मिलेगा आपको मुख्यालय। तीसरा वर्ल्ड बैंक का मिलेगा। तो ये मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन और वॉशिंगटन डीसी में कंफ्यूज ना हो, वॉशिंगटन वहाँ पे एक राज्य भी है और वॉशिंगटन डीसी वहाँ की राजधानी भी है। तो डीसी की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। राष्ट्रपति कौन मिलेंगे आपको? डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति मिलेंगे। अमेरिका की मुद्रा मिलेगी आपको अमेरिकन डॉलर। तो इंपॉर्टेंट रहेगा अमेरिका के बारे में याद करना। संसद को क्या बोलते हैं अमेरिका की? तो संसद को बोलते हैं कांग्रेस। और वहीं इसका कंसेप्ट था आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो जहाँ से कांग्रेस लिया था वो अमेरिका की संसद के वहीं से लिया था, कॉपी करा था दादा भाई नेरोजी ने। हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिक्की के बारे में हम पढ़ेंगे आज, राष्ट्रीय संगठन है फिक्की। तो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जानवी फूकन को। जानवी फूकन को, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी सही होगा। फिक्की के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।
ऐसे धीरे धीरे क्या करेंगे, हम राष्ट्रीय संगठनों के बारे में भी डिस्कस करते चलेंगे। लेकिन आपको क्या करना होगा, हर दिन नोट डाउन करना होगा राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अलग अलग कॉलम्स में। फिक्की की फुल फॉर्म की बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। काम क्या होता है फिक्की का, फाइनेंशियल पॉलिसी बनाने का। आपको पता होगा कि अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो उसके बाद कंपनियां किस स्तर पर जो हुआ था कि 33% वर्कर्स ही कंपनी के अंदर आएंगे, तो वो सारा का सारा जो पॉलिसी बनाई थी वो सारी की सारी फिक्की के द्वारा बनाई गई थी। तो अब आपको समझ में आया होगा कि फिक्की का काम क्या है। जो मेन फाइनेंशियल पॉलिसी होती है उसको बनाने में फिक्की की अहम भूमिका होती है। स्थापना कब हुई थी, 1927 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त हुई हैं कुछ महीने पहले, संगीता रेड्डी, इनका नाम आप याद रखें। संस्थापक कौन है, तो संस्थापक है घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। और किसकी सलाह पर बनाई गई थी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। महात्मा गांधी की सलाह थी पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और घनश्याम दास बिड़ला को, उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी फिक्की की। तो इम्पोर्टेंट रहेगा फिक्की के बारे में, डिटेल में पढ़ें, नेट पे सारा का सारा अवेलेबल है। और जितना यहाँ पे बताया है ये इससे बाहर क्वेश्चन आएगा भी नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, वहाँ पर रेड बटन पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल बटन होगा, बेल बटन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड हों उसके सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हों, व्हाट्सअप पे हो या फिर फेसबुक पे हो या फिर टेलीग्राम पे हो, तो वहाँ पर वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि आपको पता होगा चैनल नया है, सपोर्ट की ज़रूरत है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को लाभ प्राप्त हो सके करंट अफेयर की वीडियोस का, तो इसलिए शेयर कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।